मुद्रा और बैंकिंग के एक नए टॉपिक के साथ मैं हूं विनोद मिया और आप देख रहे हैं त्रिशूल एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है वो है मुद्रा के दोष या मुद्रा की कमियां। तो जो मुद्रा के दोष हैं या मुद्रा की जो कमियां हैं उसको अर्थशास्त्रियों ने दो भागों में बांटा है। पहला आता है आर्थिक दोष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक डिफेक्ट्स या इकोनॉमिक डिमेरिट्स के नाम से उसको जाना जाता है। दूसरा आता है बी में अनार्थिक दोष, जिसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक डिफेक्ट्स। तो इस प्रकार से मुद्रा के दोषों को अर्थशास्त्रियों ने मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया है। पहला बोला मैंने आपको आर्थिक दोष और दूसरा है अनार्थिक दोष। तो दोषों को बताने से पहले जो मुद्रा का महत्व है उस पर भी चर्चा करना क्या है संक्षेप में बहुत ही जरूरी है। तो अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के बारे में क्या कहा है, पैसों के बारे में क्या कहा है। उनका मानना है कि मुद्रा एक अच्छी सेविका है किंतु बुरी मालकिन है। मुद्रा जो अर्थात वर्तमान में जितनी प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं हम क्या करते हैं खरीदते हैं अपने डेली लाइफ में, तो सारी की सारी हम परचेज किससे करते हैं, खरीदते किससे हैं, पैसों के द्वारा ही खरीदते हैं। तो दुकानदार भी जब उसको बेचता है तो उसका भुगतान किस रूप में लेता है, पैसों के रूप में लेता है। तो जब तक मुद्रा ठीक है हमारा काम अच्छी तरह से करती रहती है, हमारे लिए सुख सुविधाओं का साधन बनी रहती है, तब तक तो वह एक सेविका के रूप में, एक दासी के रूप में होती है, जिसे हम सर्वेंट कहते हैं। लेकिन जब यह पैसा या मनी क्या बन जाता है, मालिक बन जाता है, तो आप जानते हैं कि जब नौकर मालिक बन जाता है तो मालिक बनने पर उसका जो स्वभाव है एकदम से चेंज हो जाता है। और जो मुद्रा है जब वो मालकिन का रूप धारण कर लेती है या बॉस बन जाती है तो उसके दुष्प्रभाव इंसान को या अर्थव्यवस्था को झेलने पड़ते हैं। अब वो किस प्रकार से झेलने पड़ते हैं इसको आगे मैं बताने वाला हूं। तो कहने का मीनिंग है कि मुद्रा पहले क्या करती है, देवता के रूप में रहती है, लेकिन जब वह दानव बन जाती है, राक्षस बन जाती है, तो फिर अपने आगे किसी को नहीं देखती है कि कौन सज्जन है कौन दुर्जन है। ठीक है, सब एक ही लाठी से हाँकने का काम करता है, कौन, राक्षस। ठीक है, प्रहार करना शुरू कर देता है, अत्याचार शुरू करना प्रारंभ कर देता है। तो इसी प्रकार से इकोनॉमी में मनी का भी, पैसों का भी रोल होता है। इसीलिए अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा है कि मुद्रा एक अच्छी सेविका है किंतु बुरी मालकिन भी है। ओके, इसलिए संभलकर चलने की जरूरत है। तो यहां पे मैंने पहले बोला आपको आर्थिक दोष और अनार्थिक दोष। तो आर्थिक दोष कौन कौन से हैं, फर्स्ट में देखते हैं कि मुद्रा का मूल्य अस्थिर होना। जो मुद्रा है उसका जो मूल्य है वो अस्थिर होता है। ठीक है, इनस्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी। तो जो वैल्यू होती है यानी कि मुद्रा की जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो स्थिर एक समान नहीं रहता है। माना कोई वस्तु हमने 2010 में खरीदी थी 100 रुपए की, और उसको 11 में भी वो 100 रुपए की हो, 12 में, 13 में, 14 में और 2021 में भी वह उतने की हो, ऐसा संभव नहीं है। मुद्रा का मूल्य क्या होता है, घटता रहता है, जिसे कहते हैं मुद्रा का मूल्य अस्थिर होना, एक समान नहीं बना रहता है। तो जब मुद्रा का मूल्य क्या होता है, घटता है, तो उसे कहते हैं महंगाई बढ़ना। तो जब महंगाई बढ़ती है तो उससे क्या होता है, महंगाई बढ़ने से वस्तुएं महंगी हो जाती है, और महंगी होने से आप जानते हैं कि जो गरीब तबका है, आम उपभोक्ता है, सबसे ज्यादा असर उसी पर पड़ता है, महंगाई का। ठीक है, जो उत्पादक वर्ग है, ये जो अन्य वर्ग है, उन पर इसका इफेक्ट कम पड़ता है। लेकिन जैसे मैं हूं, आप लोग हैं, साधारण उपभोक्ता है जो मार्केट के अंदर से वस्तुओं को खरीदने का काम करते हैं, तो उसका सबसे बुरा प्रभाव हम पे पड़ता है, क्योंकि हमारी आमदनी क्या होती है, कम होती है। तो देखिए, मुद्रा का जो मूल्य होता है वह हमेशा स्थिर नहीं होता है। कैसा होता है, अस्थिर होता है, चेंज होता रहता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जैसे गोभी, ठीक है, कि गोभी है 1 kg गोभी का मूल्य था पहले 20 रुपीज। ठीक है जी, गोभी 1 किलो मार्केट में मिल रही थी 20 रुपीज की। ओके, ये तो अच्छी बात है। अब इससे आगे क्या होता है कि कुछ समय बाद गोभी का मूल्य बढ़कर क्या हो जाता है, किलो तो 1 किलो ही रहता है, भार उतना ही रहता है, और बढ़कर हो जाता है 40 रुपया। कितने रुपया आता है, 40 रुपया हो जाता है।
तो आप देखिए, बाहर पहले 1 किलो था, बाहर अब भी 1 किलो है, लेकिन पहले हम रुपए दे रहे थे, पैसे 20 रुपए दे रहे थे, अब 40 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, अर्थात 20 रुपए अतिरिक्त दे रहे हैं। तो जो 20 रुपए अतिरिक्त दे रहे हैं इसे कहते हैं महंगाई। तो महंगाई बढ़ी है और मुद्रा का मूल्य घटा है, अर्थात हमें पहले 20 रुपए देने पड़ रहे थे, अब 2 गुना 40 रुपया देना पड़ रहा है। अब जो गरीब आदमी है, ठीक है, जो डेली लेबर करने वाला व्यक्ति है, काम करने वाला व्यक्ति है, जब उसको मजदूरी मिलता है तब वो वस्तुओं को परचेज करता है। तो यदि इसी प्रकार से रेट 1 का दिया मैंने, 1 का लिया मैंने, तो यदि सभी के रेट बढ़ने लग जाएं तो वह 2 वक्त की रोटी भी नहीं प्राप्त कर सकता है, नहीं खा सकता है। तो सबसे बड़ा पहला जो दोष हमने यहाँ पे लिया है कि वो है मुद्रा का मूल्य अस्थिर होना। अस्थिर होने से क्या होता है, प्राइस बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, और महंगाई से सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है उपभोक्ता पर पड़ता है। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं, दूसरा है समाज में वर्ग संघर्ष का कारण, क्लास स्ट्रगल। समाज में 2 प्रकार के क्लास बन जाती हैं, 2 वर्ग बन जाते हैं। एक होता है पूंजीपति वर्ग, जिसके पास बहुत सारा धन होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, वो पूंजीपति वर्ग में आते हैं, जिन्हें हम उद्योगपति कहते हैं। और दूसरा वर्ग होता है जो वहां काम करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्रमिक वर्ग कहते हैं। तो पूंजीपति वर्ग के पास क्या जाता है, धन ज्यादा चला जाता है, क्योंकि वो तो मालिक है, उद्योगों का मालिक है, तो ज्यादा प्रॉफिट उसके पास आएगा, और उसका बहुत ही कम हिस्सा वो क्या करता है, लेबर या श्रमिकों के साथ शेयर करता है। तो इससे होता क्या है कि अमीर के पास धन ज्यादा हो जाता है और गरीब के पास कम हो जाता है, जिससे कि वह अपने जीवन की जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उनको खरीद नहीं पाता है। तो समय समय पर इन 2 वर्गों के बीच, अर्थात एक लेबर क्लास है और एक जो पूंजीपति वर्ग है, इनके बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है, समाज में तनाव या टेंशन पैदा होता है, और जिसका पूरा प्रभाव जो होता है देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो क्लास स्ट्रगल के लिए क्या करते हैं, जो श्रमिक वर्ग होता है वो क्या करता है कि अपनी तनख्वाह या अपने वेतन को बढ़ाने के लिए समय समय पर स्ट्राइक भी कर लेते हैं, हड़ताल कर लेते हैं, आगजनी कर लेते हैं, तोड़फोड़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो वर्ग संघर्ष है, इससे तो एक तो श्रमिकों का नुकसान तो हो ही रहा है, दूसरा उत्पादन पर भी असर पड़ता है, और आगे चलकर जो इकोनॉमी है उस पर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से समाज में पैसा आने के कारण 2 वर्ग मुख्य रूप से खड़े हो जाते हैं। ठीक है, यदि पैसा नहीं आता तो इस प्रकार के 2 वर्ग संघर्ष नहीं करते, तो ये मुद्रा ने समाज को 2 क्लास में बांट दिया है। ठीक है, एक उद्योगपति वर्ग है और एक श्रमिक वर्ग है, जो कि क्या हमेशा टकराव के रास्ते पे चलते रहते हैं। ओके, तीसरा लेते हैं आय का विषम वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। यदि आप किसी गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो आपने देखा आपके आसपास जितने लोग रहते हैं सबके पास जो पैसा है एक समान नहीं है। उसके पास जो प्रॉपर्टी है, घर कितना बड़ा है उसका, सभी का एक जैसा घर नहीं है कि एक 4 कमरे हैं तो पूरे गांव में 4 ही 4 कमरे हैं। शहर में तो आप देखते हो किसी के शहर में बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है तो किसी की छोटी होती है, और कोई क्या होता है, आपने देखा होगा कि नालों के किनारे जहां गंदी नालियां बहती हैं वहां भी लोग क्या करते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से आय का अर्थात मुद्रा क्या हो गई, लोगों के पास आने से उसका संकेंद्रण बढ़ा है। एक वर्ग है कि जिसके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा धन है, और एक वर्ग ऐसा है कि जिसके पास इतना धन भी नहीं है कि वह 2 टाइम की रोटी खा सके। तो इस प्रकार से समाज में आय का जो वितरण है वो विषम हो गया। वो किसने बनाया, मुद्रा ने बनाया है। किसने बनाया है, मुद्रा ने बनाया है। आज क्या हो रहा है, जो अमीर वर्ग है, जो धनी वर्ग है, वह ऊपर ही उड़ता चला जा रहा, अमीर ही अमीर होता चला जा रहा है, और जो गरीब तबका है वो गरीबी होता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से समाज में किसी के पास तो बहुत ज्यादा इनकम है और किसी के पास क्या है, बहुत कम इनकम है। तो इस प्रकार से आय का किसी के पास ज्यादा होना और किसी के पास कम होना, इसे कहते हैं आय का विषम वितरण, समान वितरण नहीं है। और ये वितरण किसने बनाया, ऐसा पैसे ने बनाया। किसने बनाया, पैसे ने बनाया। ये बुराई पैसे की है। तो इस प्रकार से ये हो गया आय का विषम वितरण। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो 10 बड़े उद्योगपति हैं कि जिनके पास क्या है, अथाह संपत्ति है, तो आप जानेंगे कि इनकी जो संपत्ति है, इनकी टोटल जितनी इनकम है, इतने तो क्या उसका नाम करोड़ों भारतीयों के पास भी नहीं होगी। ठीक है, करोड़ों भारतीयों के पास भी
इतनी नहीं होगी कि जितनी कि 10 लोगों के पास है। और भारत का जो सबसे अमीर व्यक्ति कई सालों से बने हुए हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी। ठीक है, उसके बाद केवल एक ही नाम लेते हैं हम कि सबसे अमीर है कौन है, लेकिन कोई नहीं पूछता कि सबसे गरीब कौन है। लेकिन गरीब इतने हैं, एक नहीं है, गरीब तो करोड़ों की संख्या में होंगे। तो इस प्रकार से देखिए, यदि किसी के पास धन ज्यादा है और किसी के पास कम है तो इसे कहते हैं आय का विषम वितरण। तो आय के विषम वितरण से क्या होता है नुकसान? नुकसान ये होता है कि गरीब गरीब ही रहता है और अमीर अमीर होता चला जाता है। ओके, और अमीर का काम है गरीबों का शोषण करना। अगला देखिए, काले धन का सृजन। ब्लैक मनी क्या होती है? क्रिएट होती है कि काला धन। अब धन तो क्या होता है? काला नहीं होता है, रुपया कभी काला नहीं होता है। काला धन कहने का मीनिंग ये नहीं है, ये सुनने का अर्थ ही नहीं। काला धन, ब्लैक मनी, काली नहीं होती मनी। रुपया जिस रंग में है उसी रंग में रहेगा, उसकी जो वैल्यू जितनी रहेगी उस पर लिखी हुई उतनी ही रहेगी। लेकिन क्या गया, काला धन किसे कहते हैं? कि जिस धन पर कोई व्यक्ति सरकार को टैक्स नहीं देता है। सरकार का नियम बना रखा है कि आपको हमें टैक्स देना है, जो नियम हम बना रहे हैं, तो उस नियम के अंतर्गत यदि सरकार को कोई व्यक्ति टैक्स नहीं देता, उसके पास संपत्ति तो बहुत ज्यादा है लेकिन वह बैंक में पैसा नहीं रखता है, घर में रख लेता उसको, क्योंकि वहां बैंक में रखेगा तो पूछा जाएगा इतनी संपत्ति तेरे पास कहां से आई। ठीक है, तो वह टैक्स देने से बचना चाहता है। ओके, तो जब वो कर नहीं देता है तो पैसों का जो चट्टा है, बंडल घर में लगाता रहता है, ठीक है, स्टोर करता रहता है, तो उसे कहते हैं ब्लैक मनी। और यदि मनी नहीं होती, पैसा नहीं होता, तो वह क्या, सब्जियों का गोदाम भरता रहता घर में। क्यों? कि पैसों में टिकाऊपन है, खराब नहीं होते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, और यदि हमने सब्जियों का गोदाम पीछे स्टोर कर दिया, करते सब्जी क्या हो जाएगी? सड़ जाएगी। ओके, तो काले जो धन का सृजन हो रहा है, जो ब्लैक मनी बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं, सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं, टैक्स से बच रहे हैं। तो उस काले धन का जो कारण है वह भी क्या है? मुद्रा है, या पैसा ही है। ओके जी, काले धन का सृजन किस रूप में कर रहा है मनुष्य? पैसों के रूप में कर रहा है। नेक्स्ट है व्यापार चक्रों का कारण। अब व्यापार चक्र क्या होता है? साधारण रूप से हम पहले इंसान शरीर से ही आपको समझा देते हैं कि जब इंसान क्या होता है? स्वस्थ होता है तो वह अच्छे ढंग से काम करता है। ठीक है, अच्छे ढंग से काम करता है, वह ढंग से खुशी खुशी रहता है। ओके, और दूसरी मनुष्य कंडीशन देखें, जब बीमार हो जाता है तो उसका जीवन दुखी हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है। तो जब व्यक्ति सुखी होता है, तो ऐसे ही व्यापार की भी दो स्थितियां होती मनुष्य के स्वास्थ्य की तरह, एक स्वस्थ और एक अस्वस्थ। तो व्यापार चक्र में क्या होता है कि जब व्यापार बहुत तेजी से चलता है, अर्थात वस्तुएं सेवाएं जो होती हैं बहुत तेजी से बिकती हैं समाज में, और या अर्थव्यवस्था में उसकी बहुत डिमांड होती है, तो लगातार वो बिकती चली जाती हैं। ओके, तो उससे क्या होता है, चाहे उपभोक्ता है, उत्पादक है, इन सभी को क्या होता है? प्रॉफिट मिलता चला जाता है, इनको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वस्तुएं सभी एक ही प्रकार से बनाना शुरू कर देते हैं तो वस्तुओं का अंबार लग जाता है, वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाती है और मांग गिर जाती, खरीदने वाले कम हो जाते हैं, तो वो स्थिति आती है मंदी की। तो इस प्रकार से तेजी और मंदी व्यापार चक्र में आते हैं। तो जब व्यापार चक्र में तेजी आती है, अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है, तो सभी को इसका फायदा मिलता है, रोजगार बढ़ता है। ठीक है, उसकी आय बढ़ेगी इंसान की जो काम कर रहा है। और मंदी में क्या होता है कि जब माल ही नहीं बिकेगा फैक्ट्री वाले का, तो क्या करेगा? श्रमिकों को निकालना शुरू कर देगा, जॉब खत्म होने लगते हैं, रोजगार घटने लगते हैं। तो इस प्रकार से व्यापार चक्रों को जन्म देने वाला जो कारण है वह है मुद्रा या पैसा। ओके, तो इस प्रकार से ये हो गई इसके आर्थिक दोष। अब आर्थिक दोष के बाद दूसरे नंबर पर आता है मुद्रा के या पैसों के अनार्थिक दोष। अब ये अनार्थिक दोष कैसे आते हैं, अब इसको भी देख लीजिए। ईमानदारी में कमी है। आज हर व्यक्ति, ठीक है, हर व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा हो। तो आपने समाज में देखा होगा कि अधिकांश जो लोग हैं या जो क्या करते हैं, ईमानदारी का काम करना चाहते हैं, लेकिन वो ईमानदारी का काम नहीं करते हैं। करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते। क्यों? कि सबको पैसा चाहिए। तो आज लगातार ईमानदारी क्या हो रही है? घटती चली जा रही है। यदि कोई व्यक्ति किसी के सामने क्या होता है, मारा जाता है, उसको पता है कि किसने मारा, लेकिन कोर्ट में जाते जाते उसके बयान क्या होते हैं? बदल दिए जाते हैं।
मारने वाला पक्ष उसको पैसों के बल पे खरीद लेता है, तो उसकी ईमानदारी वहां क्या हो जाती है, बिक जाती है। तो कारण कौन है, पैसा। दूसरा है जिसमें भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है कि व्यक्ति भ्रष्ट आचरण के द्वारा, व्यक्ति माना कोई जॉब कर रहा है और उसको जो काम दिया गया है उसके लिए उसको क्या कर रहा है, जिस व्यक्ति ने रखा है, सरकार ने रखा है, उसको पेमेंट कर रही है, उसको तनख्वाह दे रही है, लेकिन व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं एक्स्ट्रा पैसा कमाऊं, जितना पैसा उसको मिल रहा है उससे उसका पेट नहीं भर रहा है, तो वह भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाना चाहता है। कि कोई उसके ऑफिस में आया कि ये काम करना है, क्या बोलेगा, पैसे दे दीजिए मैं आपका काम कर लूंगा, ओके। तो इस प्रकार से भ्रष्ट तरीके से व्यक्ति काम करने लगता है, जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। आप जानते हैं बड़े बड़े जो घोटाले हैं इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर होते रहते हैं, और ये छोटे मोटे लोग नहीं करते, बड़े बड़े लोग ही इस प्रकार के घोटाले करते हैं, ठीक है। भ्रष्ट तरीके से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो इस भ्रष्टाचार का कारण भी किसे माना गया, पैसे को ही माना गया है। इसे देखिए, चोरी डकैती लूटपाट की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके माध्यम से व्यक्ति क्या कर रहा है, पैसा लूटना चाहता है, उसकी संपत्ति लूटना चाहता है, ओके। डकैती करता है, लूटपाट करता है, तो इसके पीछे क्या है, पैसा ही छुपा हुआ है। चोर भी क्या बनना चाहता है, सेठ बनना चाहता है, बिना काम किए हुए दूसरे की संपत्ति में डाका डालना चाहता है। तो इस प्रकार से चोरी डकैती लूटपाट का जो कारण है, दोष है, वो मुद्रा का ही है। व्यक्ति को चोर किसने बनाया, मनी ने बनाया, ओके। डकैती कर रहा है, हत्याएं कर रहा है, व्यक्ति पैसा कमाने के लिए दूसरे की हत्या कर रहा है। इंसान दोनों एक ही है, दोनों क्या है, एक ही तरह की संरचना से बने हुए हैं, दोनों का शरीर एक ही जैसा है, लेकिन इंसान को इंसान मार रहा है। अर्थात इंसान को दूसरे इंसान ने ही मारा, किसी जानवर ने नहीं मारा। आज व्यक्ति को सबसे ज्यादा खतरा जो है वो किससे है, इंसान से ही है, ओके। तो हत्याएं पैसे के बल पर की जा रही हैं। एक व्यक्ति पैसा दे रहा है, सुपारी दे रहा है कि तुमने दूसरे आदमी को क्या करना है, मारना है, क्योंकि वो उसका विरोधी है, तो वो काम मुद्रा के द्वारा हो रहा है। भौतिकवाद का बोलबाला है, व्यक्ति क्या दिखावा में आ रहा है, हर आदमी को क्या चाहिए, कार बंगला, हर प्रकार की सुविधाएं चाहिए उसको, ओके, दिखाव के लिए। तो इस प्रकार का जो दिखावा है, इसी स्थिति में व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। जितनी भी आवश्यकता पूरी होगी फिर अगली आवश्यकता जन्म लेती है, तो उसे कहते हैं भौतिकवाद का बोलबाला। अगला है रिश्वतखोरी। व्यक्ति ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, रिश्वतखोरी, अर्थात हर काम के लिए उसके एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, वेतन के अलावा, उसे कहते हैं रिश्वत, ठीक है। सरकार उसको वेतन दे रही है या किसी प्राइवेट सेक्टर में उसको पैसा दे रही है, वो बड़ा अधिकारी है, लेकिन हम उसके पास चले गए काम करने के लिए, ओके। वो क्या करता है, यदि काम करना है इसके बदले पैसे दे दीजिए, उसे कहते हैं रिश्वतखोरी। बड़ी है, तो हम रिश्वत किस रूप में देते हैं, किसी गाय भैंस के रूप में थोड़ी देते हैं उसको, किस रूप में देते हैं, पैसों के रूप में देते हैं। तो इससे क्या होता है, रिश्वतखोरी बड़ी है। जमाखोरी, आप देखेंगे जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जिनके पास क्या है, माल के गोदाम है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के, वो क्या करते हैं, माल का स्टोर कर लेते हैं। देखते हैं कि जब बाजार में कमी होगी तो तब क्या करेंगे, हम इसको लाएंगे और प्राइस बढ़ाएंगे, तो जिससे क्या होगा, हमें फायदा होगा, और जो दूसरा व्यक्ति है जो बाजार में खरीदने वाले हम तुम लोग, हमको क्या होगा, नुकसान होगा। तो इस प्रकार से जमाखोरी, चाहे रिश्वतखोरी है, चाहे भौतिकवाद का बोलबाला है, हत्याएं, चोरी डकैती लूटपाट, भ्रष्टाचार, ईमानदारी में कमी, ये सारे के सारे जो दोष हैं, ये अनार्थिक दोष हैं, और ये सारे के सारे अर्थव्यवस्था में किसने पैदा किए हैं, मुद्रा ने पैदा किए हैं, ठीक है। आज देखेंगे हम इसके अलावा, यदि राजनीतिक सत्ता है, यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। तो बिना पैसे के आज कोई राजनीतिक सत्ता ग्रहण नहीं की जा सकती है, राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से राजनीति के अंदर ही पैसा चाहिए आपके लिए, ओके। आप छोटा पैसा से तो काम चलने वाला नहीं है। टिकट किसको मिलता है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है। पार्टी किसको आगे बढ़ाती है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, ओके। तो प्रकार से हमने यहाँ पे जो बताया आपको, ये तो हो गए नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक दोष मुद्रा के, ठीक है। कि व्यक्ति का नैतिक पतन होता चला जा रहा है, व्यक्ति झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। यदि किसी का पैसा खो गया है, या किसी का जेब काटना है, या किसी की हत्या करनी है, लूटपाट करना, डकैती करना है, ये सब काम व्यक्ति पैसों के लिए करता चला जा रहा है। गाड़ी में चले जाओ तो लिखा होता है सबसे ऊपर कि जेब कतरों से सावधान, मेट्रो में चले जाओ जेब कतरों से सावधान, ठीक है। अरे सब जगह ये लिखना पड़ रहा है, क्यों, कि जेब में पैसा है, हमारा जेब थोड़ी काटना, उस जेब का क्या करेगा, खाली वो जेब में जो पैसा है, ठीक है, उस पर वो क्या करना चाहता है, आरी चलाना चाहता है, उसको साफ करना चाहता है, जिसे हम कहते हैं जेब कतरा। तो जेब कतरा क्या करता है, जेब काट के थोड़ी ले जाना उसने खाली, और पैसा
चोर के ले जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। इसलिए हर जगह क्या होती है, सूचना लिखी रहती है जिससे व्यक्ति अलर्ट हो जाए। तो अब हम चलते हैं इसके सार में, कि जब हमने मुद्रा के दोषों को पढ़ लिया कि इसकी कमियां क्या क्या हैं, ठीक है, इसमें डिफेक्ट्स क्या हैं, कि अनार्थिक दोष कौन हुए और आर्थिक दोष कौन हुए। अब इसके बाद चलते हैं इसके सारांश पे, निष्कर्ष क्या निकलता है। तो जितने दोष मैंने आपको बताए, तो ये जो दोष हैं ये मुद्रा के नहीं है, क्योंकि मुद्रा एक निर्जीव वस्तु है। मुद्रा कैसी है, एक निर्जीव वस्तु है, और यदि मुद्रा कहीं पे पड़ी रही अपने आप तो उड़ के तो जाएगी नहीं। ओके, किसी के पास में तो ये बंदूक मार तेरी हत्या करता हूं, मैं झूठ बुलवाता हूं, मुद्रा तो जहां पड़ी रही वहीं रहेगी। दोष किसके अंदर है, दोष हमारे अंदर है, मनुष्य के अंदर है जो इसका प्रयोग कर रहा है। अब ऐसा थोड़ी बोल रहा किसी को तो चोरी कर, ओके, किसी को थोड़ी बोल रहा कि तू भ्रष्टाचार कर, ठीक है, तू डकैती कर, ठीक है, तू लूटपाट कर, ठीक है, रिश्वतखोरी कर। ये सारे काम जो है मुद्रा नहीं बतलाती है। मुद्रा नहीं कह रही कि तुम्हें ये काम करने हैं। ये काम जो है ये मनुष्य स्वयं कर रहा है, उसका व्यवहार कर रहा है। तो ये दोष हमने आपको गिनाए, ये दोष पैसों में नहीं है, पैसा तो निर्दोष है, लेकिन जो इसका प्रयोग गलत तरीके से करता है उस व्यक्ति को ही दोषी माना जाएगा, न कि मुद्रा को दोषी माना जाएगा। जो समस्त का यहाँ पे दोष मैंने आपको बताए, क्योंकि वर्तमान की जो मॉडर्न इकोनॉमी, आधुनिक अर्थव्यवस्था में पैसों का बड़ा महत्व है। बिना पैसों के वर्तमान में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में इतनी चीजें नहीं थी। जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तब उसी के बाद ही मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, मुद्रा का आविष्कार हुआ, जहां पे कठिनाई आई। तो दोष मुद्रा के नहीं है, ये दोष किसके हैं, ये दोष मनुष्य के हैं कि जो उसका दुरुपयोग कर रहा है। अब बात आती है कि मुद्रा के इतने दोष मैंने आपको बताए, यदि हम आर्थिक दोषों पे ही चर्चा कर लें तो जैसे ईमानदारी, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, लूटपाट, भौतिक जमाखोरी इत्यादि जो दोष हैं, अब कोई व्यक्ति कर रहा है तो उस पर कंट्रोल किसने करना है, ये काम है सरकार का। ये काम क्या है, सरकार का। और इधर भी देखिए कि मुद्रा का मूल्य अस्थिर हो रहा है, समाज में वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है, आय का विषम वितरण हो रहा है, काला धन सृजन हो रहा है, व्यापार चक्रों का कारण बन रहा है। ये काम भी सरकार का है। सरकार क्या करती है कि कानून के द्वारा, ठीक है, मौद्रिक नीतियों के द्वारा, राजकोषीय नीतियों के द्वारा क्या करती है, इस प्रकार की चीजों को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। और दूसरा, इस प्रकार का जो काम चलता है इसको रोकने का काम कौन करती है, कानून के द्वारा सरकार करती है। ओके, नहीं तो क्या होते, सारे के सारे चोरी चोर और बेईमान क्या हो जाते हैं, धरती पर पैदा हो जाते हैं। तो सारांश क्या है कि जो दोष मुद्रा के बताए गए हैं ये दोष मुद्रा के नहीं हैं। ये जो दोष हैं ये व्यक्ति के हैं। मुद्रा तो क्या है, एक अच्छी सेविका है, ठीक है, जो मनुष्य का काम बहुत अच्छी तरीकों से करती है। लेकिन जब मनुष्य इसका दुरुपयोग करने लगता है तो वह बुरी मालकिन बन जाती है, जिसका खामियाजा इंसान को भुगतना पड़ता है।